गौरी को लड़के वाले देखने आए हुए थे। सभी लोग हंस हंस की बातें कर रहे थे। हमें तो गौरी बिटिया बहुत पसंद आई है बहन जी। अब आप अपनी बात कहिए। बहन जी, हमें भी सुशील जी पसंद आए हैं, लेकिन देखिए मैं आप सभी को बता दूं, मेरी बेटी इकलौती है और इसे हमने फूलों की तरह पाला है। हमने इसे कभी बांध के नहीं रखा, इसलिए शायद आपके घर में एडजस्ट होने में इसे टाइम लगे। अरे बहन जी, आप एकदम निश्चिंत हो जाए। हमारे घर में आपकी बेटी बिल्कुल हमारी बेटी की तरह रहेगी। हमारे यहाँ कोई रोक टोक या नियम कानून वाला काम ही नहीं है। हंसा की ये बातें काफी वजनदार थी, इसलिए गौरी के परिवार वालों को पसंद भी आई। तभी गौरी के पिता का ध्यान सुशील के बड़े भाई अजय और भाभी रिया पर जाता है। आप दोनों कुछ बोल नहीं रहे, लगता है आप कम बोलते हैं। हाँ, इन्हें ज्यादा बोलना पसंद नहीं है। ये हमारे साथ आ गए वही बहुत बड़ी बात है, वरना इन दोनों को तो कहीं आना जाना भी पसंद नहीं है। अरे ठीक है ना भाई साहब, जिसको जो पसंद आए वो करना चाहिए। अच्छा, अब बातें बहुत हो गई, चलिए सब लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। गौरी को अपने होने वाले ससुर संजय की ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन चाय नाश्ते ने सबका ध्यान भटका दिया और फिर सब लोगों ने गौरी और सुशील का रिश्ता पक्का कर दिया। कुछ ही दिनों में दोनों की धूमधाम से शादी हो गई और गौरी अपने ससुराल आ जाती है। गौरी, अरे गौरी उठो ना, कितनी देर हो गई और तुम सो रही हो। हाँ, अरे अभी तो बस 6 बजे हैं। क्या आप भी 1 घंटा और सोने दीजिए ना मुझे प्लीज। अरे नहीं गौरी, पापा को बहुओं का देर तक सोना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो करेक्ट 7 बजे उठ जाते हैं और उनका मानना है कि जब वो उठे तब बहू नहा धोकर पूजा कर ले और उन्हें चाय भी दे। अरे ये क्या बात हुई, मैं नहीं उठने वाली, मुझे बहुत जोरों की नींद आ रही है। अरे गौरी, ये तुम क्या बोल रही हो, ऐसा नहीं होता है। पापा जो कहते हैं वो करना पड़ता है। और तुम कैसी बहू हो, आज ससुराल में पहले ही दिन तुम ऐसे आलस और कामचोरी कर रही हो। सुशील की बात सुनकर गौरी को एहसास होता है कि ये उसका ससुराल है, मायका नहीं, और वो उठ जाती है। अरे हाँ सही बात है, मैं पापा जी को नाराज कभी नहीं करूंगी। ठीक है, मैं अभी नहाने जा रही हूँ और ऐसी चाय बनाकर पिलाऊंगी कि वो मुझसे इम्प्रेस हो जाएंगे। गौरी जल्दी से नहा धोकर पूजा करने लगती है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, बोलो जय जगदीश हरे। गौरी को आरती करते देख हंसा वहां आ जाती है और उसे कहती है, अरे वाह, मेरी समझदार बहू तो आज पहले दिन से ही सब कुछ सीख गई। नहीं, वो मम्मी जी, इन्होंने मुझे बताया था कि पापा जी को पसंद है कि बहू जल्दी उठे और चाय बनाकर उन्हें दे, तो बस इसलिए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। बहू, तुम इस घर के नियमों को ध्यान दे रही हो, मुझे अच्छा लगा। शाबाश, जाओ जल्दी से अपने ससुर जी को चाय दिया आओ, फिर हम दोनों बाहर आंगन में धूप सेकते हुए साथ में चाय पियेंगे और बातें करेंगे। ठीक है मम्मी जी। गौरी जैसे आगे बढ़कर रसोई में चाय बनाने जाती है, पीछे से उसे एक जोर की आवाज आती है, रुको। गौरी चौंक गई और उसने देखा कि उसके ससुर ने ही उसे रोका था। जी क्या हुआ पापा जी? क्यों हंसा, तुमने बहू को बताया नहीं कि रसोई में चप्पल पहनकर नहीं जाना है? वो देखो चप्पल पहनकर अंदर जा रही है। अरे रसोई कितनी पूजनीय होती है। संजय की बात सुनकर गौरी का चेहरा उतर गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, तू उदास मत हो। तुझे पता नहीं था ना, आज तेरा पहला दिन तो था। दरअसल हमारी रसोई में ना हम बिना चप्पल पहने ही जाते हैं, तो तुम भी ना चप्पल उतार के चाय बनाने जाओ। ठीक है मम्मी जी। जैसे ही गौरी चप्पल उतारती है, उसे जमीन बहुत ठंडी लगती है, लेकिन वो बिना शिकायत के चुपचाप चाय बनाती है और संजय को देती है। ये लीजिए पापा जी। जाओ अब। गौरी रसोई में जाकर मन ही मन सोचती है, भला चप्पल न उतारने के लिए इतनी तेज चिल्लाने की क्या जरूरत थी? मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हो गया। गौरी अपनी और अपनी सास की चाय लेकर आंगन में चली जाती है। अरे आओ बहू, यहाँ बैठो। जी माँ जी। गौरी, मैं क्या कह रही थी, कल दोपहर घर में ना एक पूजा है, तो हमें पंडित जी के लिए पूरा शुद्ध भोजन बनाना पड़ेगा। पूजा के बाद जब तक पंडित जी खाना नहीं खा लेंगे, तब तक तुम और मैं भी नहीं खा सकते। क्या? लेकिन पापा जी को तो एसिडिटी होती है बिना खाए, और सुशील जी को तो ऑफिस भी तो जाना होगा। हाँ बेटा, मतलब वो लोग खा सकते हैं। क्या? पापा जी और सुशील जी खा सकते हैं, मतलब बस हमें ही नहीं खाना? हाँ, वो लोग चाय नाश्ता कर लेंगे। अच्छा ठीक है मम्मी जी। चलो अब जल्दी से नाश्ता बना देते हैं, तुम्हारे पापा और सुशील का टिफिन भी बनाना होगा ना उनके ऑफिस के लिए। ठीक है। जल्दी से चाय पीकर दोनों सास बहू घर का बाकी काम करती हैं। रात में खाना बनाते टाइम, मम्मी जी मुझे बड़ी भूख लग रही है, ये लोग ऑफिस से कितनी देर में आएंगे? अरे बेटा गौरी, इन लोगों को आने में अभी बस 1 घंटा और है, तुम थोड़ा इंतजार कर लो। हाँ क्या 1 घंटा और? मम्मी जी क्यों ना हम और आप पहले ही खाना खा ले?
क्या? नहीं नहीं गौरी, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारे घर में पहले मर्द को ही खाना खिलाते हैं, उसके बाद ही औरत खा सकती है, फिर चाहे उन्हें घर लौटने में 12 ही क्यों ना बज जाए। ये हमारे घर का नियम है। अच्छा। अब तो गौरी के पास कोई चारा नहीं था। वो थोड़ी देर और इंतजार करती है। जैसे ही सुशील और संजय ऑफिस से आते हैं, बाप रे, आज तो बड़ा ही थकान भरा दिन था। हंसा, बहू जल्दी से खाना लगा दो। हाँ जी देखिए, खाना तो कब से तैयार ही है। हंसा खाना परोसने लगती है। गौरी रसोई में गरम गरम रोटियां सेक रही थी। रोटियों का डब्बा लेकर वो आती है और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है। ये देखकर उसके ससुर संजय चौंकते हुए खड़े हो जाते हैं। क्या ये सब? क्या हुआ पापा जी? तुम्हें अकल नहीं है क्या? हंसा, क्या पूरा दिन तुमने अपनी बहू को कुछ नहीं सिखा कि जब घर के आदमी बैठकर खा रहे हो तो औरतें नहीं बैठती? जी माफ करिए गौरी। हंसा गौरी को इशारा करती है तो गौरी खड़ी हो जाती है। अब तो उसकी आंखों में आंसू भर गए थे। जी माफ करिएगा पापा जी, मुझे बहुत भूख लग रही थी और मुझे घर के इस नियम के बारे में पता नहीं था। कोई बात नहीं गौरी, आगे से ध्यान रखना। अपने ससुर और पति को खाना खिलाने के बाद अब तो गौरी का खाने का मन ही मर चुका था। अरे गौरी बेटा खा लो ना। नहीं, मन नहीं कर रहा मम्मी जी, मैं सोने जा रही हूँ। वैसे भी पूजा की वजह से सुबह जल्दी उठना है ना। इसीलिए तो कहती हूँ खा लो, सुबह फिर दोपहर तक भूखा ही रहना पड़ेगा। किसी तरह हंसा गौरी को थोड़ा खाना खिला देती है। गौरी अपने कमरे में जाती है और टीवी ऑन कर देती है। पूरा मूड ही खराब कर दिया। थोड़ी देर कोई पिक्चर देख लेती हूँ, अच्छा लगेगा। लेकिन सुशील चिल्लाकर कहता है, अरे ये क्या कर रही हो गौरी? टीवी देख रही हूँ। अब क्या हो गया? पापा को बिल्कुल पसंद नहीं है रात में खाने के बाद टीवी चले, और पिक्चरों से उन्हें सख्त नफरत है। ये घर का नियम है और बचपन से मैंने ऐसे ही होते देखा है। हैं? अब इससे भी दिक्कत? अरे छोड़ो ना गौरी, कितनी देर हो गई, वैसे भी चलो सो जाते हैं। ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह जल्दी ही गौरी को उठना पड़ता है और पूजा के ढेरों काम करने पड़ते हैं। अरे हंसा, नाश्ता नहीं मिलेगा क्या आज? हाँ जी बस तैयार हो ही गया है। ये लीजिए, वो पूजा के काम की वजह से ना सब थोड़ा लेट हो गया। पूजा के बारे में पहले ही बहू को सब कुछ अच्छे से समझा देना। मैं नहीं चाहता फिर से वो कोई गलती करे। जी मैं समझा दूंगी। और पंडित जी के खाने के लिए क्या बनवाऊं? पूरी सब्जी और खीर बनवा दो, और साथ में घी और मेवे वाले लड्डू भी। हाँ जी ठीक है। हंसा रसोई में जाकर गौरी को सब बता देती है। देखो बहू, पंडित जी के खाने के लिए यही सब बनेगा, हाँ, मगर तुम सब ध्यान से बनाना, जैसे मैंने कहा वैसे ही। ये घी वाले लड्डू तुम्हारे ससुर जी मोहल्ले में भी बंटवाते हैं। ठीक है मम्मी जी, मैं ठीक से बना दूंगी। गौरी, अगर तुम ये देख लो तो फिर मैं मंदिर की सफाई और सजावट कर दूं? हाँ, क्यों नहीं। गौरी खाना बनाने लगती है, मगर लड्डू बनाते वक्त, ये घी तो इस डब्बे में आधा किलो ही है और मम्मी ने 1 किलो घी के लड्डू बनाने को बोला था। वो भी अब काम में व्यस्त होंगी। एक काम करती हूँ, इसमें घी के साथ तेल भी मिला देती हूँ। गौरी को खाना बनाना तो आता था, मगर सब कुछ नहीं। अनजाने में वो लड्डू में घी के साथ तेल मिला देती है और पंडित जी को भोजन कराते वक्त, ये लीजिए पंडित जी, और पूरिया लीजिए। नहीं बस। पंडित जी लड्डू तो खाइए, आपके लिए खास बनवाया है, हमेशा की तरह। वो भी इस बार नई बहू ने बनाया है। अच्छा चलाइए, फिर तो चखना बनता ही है। लेकिन जैसे ही पंडित लड्डू चखते हैं उनका मुंह बन जाता है, वो खड़े हो जाते हैं। छी, संजय जी, लगता है आपकी नई नवेली बहू ने आते ही खाने में मिलावट शुरू कर दी। कैसे लड्डू बनाए ये? पंडित जी ऐसी बातें करके चले जाते हैं और संजय को बहुत गुस्सा आता है। वो लड्डू चख कर देखते हैं। क्या ये सब हंसा, तुम दोनों को एक काम दिया था वो भी ठीक से नहीं किया। और गौरी, तुम इस घर के नियम कायदे सीखने में तुम्हें और कितना वक्त लगेगा? और अगर नहीं हो रहा तो तुम भी अजय और रिया की तरह बाहर जाकर रह सकती हो। फिर क्या था, जरा सी बात पर पूरे घर का माहौल बिगड़ जाता है। संजय बिना खाए घर से निकल जाते हैं और उनकी वजह से घर में कोई भी खाना नहीं खाता। ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं गौरी, तुम्हारी गलती नहीं है। तुम्हें थोड़ी ना पता था कि इतना सब हो जाएगा। मगर आगे से ध्यान रखना, पापा नियम कानून के बहुत पक्के हैं। अगर उन्होंने कहा सुबह 6 बजे उठना है तो उठना ही है। उन्हें 8 बजे टेबल पर नाश्ता और रात के 8 बजते ही गरम डिनर चाहिए। ये सब तो फिर भी ठीक है, मगर रसोई में चप्पल नहीं पहन सकते, 8 बजे के बाद घर में टीवी नहीं देख सकते, गाने नहीं चला सकते। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं किसी जेल में जी रही हूँ। अब जो है सो है गौरी। मेरी वजह से मम्मी जी को भी डांट पड़ गई। मैं अभी उन्हें देख कर आती हूँ। गौरी हंसा के कमरे में जाती है और देखती है हंसा अकेले बैठकर रो रही थी।
माँ जी, ये क्या आप रो रही हैं? नहीं नहीं बेटा, वो तो बस यूं ही। यूं ही नहीं माँ जी, सच कहिए, आप भी ये पापा जी के नियमों से परेशान है ना? परेशान नहीं बेटा, मैं दुखी हूँ। मुझे अजय और रिया की बड़ी याद आती है। अरे हाँ, मुझे तो लगा था कि वो दोनों अपनी मर्जी या अजय भैया के काम की वजह से दूसरे घर शिफ्ट हुए थे। पर माँ जी, क्या वजह पापा जी है? हाँ बेटा, तुम्हारे पापा जी ने उन दोनों का दिमाग इतना खराब कर दिया कि वो रिया घर से ही भाग गई। उसकी भी क्या गलती थी, और रिया ने जाने को बोला तो अजय भी मान गया। मम्मी जी, गलती किसी की नहीं, आपकी है। क्या, मेरी? हाँ मम्मी जी, अगर पापा जी के खिलाफ कोई आवाज उठा सकता था तो वो आप थी। अगर आपने आवाज उठाई होती तो आज अजय जेठ जी और रिया दीदी भी हमारे साथ रह रहे होते। अरे पर मैं क्या कर सकती हूँ गौरी, सालों से यही नियम घर में चले आ रहे हैं। मुझसे पहले मेरी सास भी इन्हें मानती थी। ये सुनकर गौरी मन ही मन सोचती है, लगता है मम्मी जी ऐसे नहीं मानने वाली। इन्हें अपने तरीके से बहला फुसला कर, थोड़ा धमका कर मनाना पड़ेगा। क्या हुआ गौरी, क्या सोचने लगी? मैं तो बस यही कह रही हूँ मम्मी जी, अगर आप इन नियमों को बदलेगी तो ज्यादा से ज्यादा क्या ही हो जाएगा। जेठ जी रिया दीदी तो पहले ही घर छोड़कर जा चुके हैं, और मुझसे भी अब ये सब ज्यादा दिन नहीं झेला जाएगा। देख लीजिए, अब सब आपके ऊपर ही है। क्या? ऐसा मत बोलो गौरी, अगर तुम और सुशील भी चले जाओगे तो मेरा अपना कौन बचेगा यहाँ? पापा जी, और कौन? फिर आप आराम से जिंदगी भर उनके नियम मानना। आप भूल रही हैं मम्मी जी, इस घर की मालकिन आप भी हैं। आपने इस घर को इतने सालों चलाया है, ये सब कुछ आपका है। और अगर पापा जी घर के नियम बना सकते हैं तो आप उन्हें बदल भी सकती हैं। गौरी की बात सुनकर हंसा के अंदर एक जोश आ जाता है। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। इनकी और इनके नियमों की वजह से मैं अपने एक बेटे और बहू को खो चुकी हूँ। अब दूसरे को नहीं खो सकती। अब मैं इन्हें बताती हूँ, बस तुम देखते जाओ। अगले दिन सुबह सुबह जैसे ही संजय खाने की टेबल पर आकर बैठते हैं, अरे भाई, नाश्ता कहाँ है? और सुशील, सुशील कहाँ है? सुशील बस आता ही होगा, बाहर गया है। क्या बाहर? कहाँ? वो पापा जी, आज नाश्ते में मेरा समोसे जलेबी खाने का बड़ा मन था, तो मैंने उनसे मंगवा लिया। अभी देखिएगा ठंड में गर्मा गर्म समोसे खाने में कितना मजा आएगा। क्यों, क्या कहा तुमने? पता नहीं कि हमारे घर में बाहर से खाना नहीं आता। हंसा। हाँ जी, तो क्या हो गया, आज मेरा और बहू का नाश्ता बनाने का मन नहीं था। इतना कहकर हंसा संजय के साथ ही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाती है, और ये देखकर संजय चौंक जाता है। ये क्या है हंसा, क्या कर रही हो तुम? क्या क्या कर रही हूँ? गौरी आजा, तू भी यहाँ मेरे बगल में बैठ जा। सुशील भी अभी नाश्ता लेकर आता ही होगा, फिर साथ में करेंगे। तभी सुशील आ जाता है और ये देखकर समझ जाता है कि अब कुछ ना कुछ बवाल तो होने वाला है। वो फुसफुसाते हुए गौरी से कहता है, गौरी, तुमने तो मुझसे कहा था चुपके से नाश्ता लाना है और तुम्हें कमरे में देना है ताकि पापा जी को पता ना चले। क्या? नहीं नहीं नहीं, शायद आपको गलत लगा होगा। आइए बैठिए, सब साथ में नाश्ता करते हैं, क्योंकि मम्मी जी ने नए नियम बनाए हैं। ये सब क्या हो रहा है हंसा? कौन सा नया नियम? यही नियम कि आज से आपके बनाए सारे नियम इस घर पर लागू नहीं होंगे। अब हम सब साथ में बैठकर खाना खाएंगे और नाश्ता भी। आज से इस घर में आपका एक भी नियम नहीं चलेगा। संजय चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या कर रही हो तुम? लेकिन ये क्या? हंसा तो बिना डरे खड़ी हो जाती है और उससे भी तेज आवाज में कहती है, एकदम सही कह रही हूँ, और अगर आपको इससे कोई दिक्कत है तो आप बाद में अकेले नाश्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने बहू बेटे के साथ ही नाश्ता करूंगी। हाँ। ये सुनकर संजय गुस्से में ऑफिस चला जाता है। माई, आप क्या कर रही हो? एकदम सही कर रही हूँ बेटा। उसी दिन जब रात में संजय ऑफिस से घर लौट कर आता है तो दंग रह जाता है। घर पर अजय और रिया भी थे और सब साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अरे आ गए आप, आइए सबके साथ खाना खा लीजिए। ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? और ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? ये तो चले गए थे ना? हाँ, मैंने इन्हें यहाँ वापस बुला लिया। अब ये यहीं रहेंगे बिना नियमों के। रिया दीदी, क्यों ना खाना खाने के बाद हम सब साथ में टीवी में कोई बढ़िया पिक्चर देखें? हाँ, ये अच्छा रहेगा। बस बहुत हो गया, तुम ये ठीक नहीं कर रही हो हंसा। ठीक है, फिर अगर आपको अपने ये नियम परिवार से ज्यादा प्यारे हैं तो हम सब अभी के अभी ये घर छोड़कर चले जाएंगे। फिर आप अकेले अपने इस घर में बैठकर 36 नियमों का पालन करते रहना। लेकिन मुझे तो इस घर में हंसी खुशी से ही रहना है बस। अब तो संजय के पास भी कोई चारा नहीं बचता। वो भी अपने पूरे परिवार को खोना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है और ये देखकर सब एक साथ हंसते हैं। वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया। नहीं नहीं,
आखिर सास किसकी हूँ? हंसा और गौरी एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। शुरू में तो इस बदलाव की वजह से संजय घर में एकदम शांत और अलग अलग रहते हैं, मगर फिर उन्हें भी इसकी आदत हो जाती है और वो हंसी खुशी सबके साथ रहने लगते हैं। इस तरह गौरी अपने ससुराल के 36 नियम हटाकर वहाँ ढेरों खुशियां ले आती है। रिया और निधि दोनों ही देवरानी जेठानी थी और दोनों में आपस में बहन जैसा प्यार था। दोनों ही अक्सर सारी बातें एक दूसरे से शेयर किया करती थी। ऐसे ही आज के दिन भी वो रसोई में खड़ी होकर एक दूसरे से बातें कर रही थी और रिया कहती है, भाभी आपने सोचा है कि इस साल नए साल पर क्या करना है? मैं तो सोच रही थी कि सब लोगों के साथ रात 12 बजे हम एक केक कट करेंगे और कुछ नया करने की शुरुआत करेंगे। रिया, हम अपने घर वालों को जितना भी नया करने की कहें, लेकिन हमारे ये पुराने ससुराल वाले बिल्कुल भी बदलकर राजी नहीं है। हर बार वही 12 बजे विश करेंगे, सो जाएंगे और फिर आधे दिन तक सोते रहेंगे। इन लोगों को समझाने का कोई भी फायदा नहीं है। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही। और नाश्ते की टेबल पर बैठकर चिल्लाने तो ऐसे लगते हैं जैसे इन्हें खाना नहीं दिया है। चलो इन्हें खाना देकर आते हैं, वरना ये बेकार में अभी भी शोर करते रहेंगे और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिसके बाद रिया और निधि खाना लेकर ड्राइंग रूम में आ जाते हैं, जहां पर उनकी सास ससुर, ननद देवर पति और बच्चे चिंकू और पिंकी बैठे हुए थे। अपनी मम्मी को देखकर पिंकी कहती है, मम्मी, आपको पता है इस 31 दिसंबर को हमारी टीचर ने हमें अच्छे से तैयार होकर आने को कहा है। हमारे स्कूल में पार्टी है। हाँ मम्मी, और उन्होंने बोला है कि उस दिन कोई न्यू ईयर का रेजोल्यूशन भी लेंगे। मम्मी, न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या होता है? ये बात सुनकर रिया और निधि हंस देते हैं और रिया अपने दोनों बच्चों को समझाते हुए कहती है, बच्चों, न्यू ईयर रेजोल्यूशन उसे कहते हैं जब हम कोई ना कोई वादा करते हैं कि इस तारीख से हम अपने जीवन में कोई ना कोई सुधार लेकर आएंगे। उसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन कहते हैं। हाँ, जैसे तुम दोनों इस साल न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले सकते हो कि तुम दोनों अपनी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से ध्यान दोगे और बिल्कुल भी शरारत नहीं करोगे, बड़ों की बात मानोगे। इसे बोलते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, यानी कि नए साल पर किया गया वादा। ये बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और चिंकू कहता है, अच्छा मम्मी, ऐसी बात है क्या? फिर तो मैं वादा करता हूँ कि इस साल से बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगा। इस 1 तारीख को आपको बिल्कुल भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा और स्कूल में फर्स्ट भी आऊंगा। हाँ मम्मी, मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि मैं कोई भी गड़बड़ नहीं करूंगी और बहुत अच्छे से पढ़ाई करूंगी इस 1 तारीख के बाद। सब बच्चों की ये बातें सुनकर अब घर के बड़े भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये सब कुछ होते देखकर निधि की सास कहती है, जब घर के बच्चे इस साल 1 तारीख को संकल्प लेने को तैयार हैं तो हम क्यों नहीं ले सकते? अजी सुनते हो, हमारा भी तो इस बार ब्लड शुगर बहुत बढ़ा हुआ आया है और हम बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते हैं। क्यों ना हम भी ये संकल्प लें कि इस 1 तारीख से हम भी बहुत अच्छे से व्यायाम करेंगे। ये बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है सारिका। वैसे भी हम अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे तो ये हमारे लिए ही अच्छी बात है ना। और ये मॉडर्न तकनीक इस्तेमाल करके अगर हमारे शरीर को फायदा होता है तो क्यों नहीं। तो तय रहा जी, अभी नया साल आने में कुछ दिन बाकी है। तब तक हम थोड़ा सा आराम करेंगे और जी भर के खाएंगे पिएंगे, थोड़ा अलग करेंगे और अपनी जिंदगी जिएंगे। लेकिन जैसे ही 1 तारीख आएगी हम अपनी जिंदगी के प्रति बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएंगे। क्या बात कही है तुमने, बिल्कुल ठीक है। वैसे दीपक, तूने सोचा कि तू इस 1 तारीख को क्या पढ़ लेगा? अब दीपक भी थोड़ी देर सोचता है और उसके बाद सिर खुजाते हुए कहता है, ठीक है मम्मी पापा, अगर आप लोग अपना व्यायाम करने को तैयार हैं तो मैं भी अपने लिए नौकरी देखूंगा। आखिर कब तक मैं दोनों भाइयों से पॉकेट मनी लेता रहूंगा? अब तो मुझे भी नौकरी कर ही लेनी चाहिए। हाँ चाचा, अगर आप भी नौकरी करोगे तो आप मुझे पॉकेट मनी देना। इस 1 तारीख से आप भी नौकरी देखोगे, जिसके लिए आपके पास अभी 5 दिन है। इतने में आप घूम लो। तो फिर तय रहा, मैं बहुत ज्यादा घूम लूंगा, फिर लूंगा और उसके बाद अपने लिए नौकरी देखूंगा। दीपक की बात सुनकर अब सब लोगों का मुंह माया की तरफ घूम जाता है, क्योंकि हर कोई चाहता था कि माया भी कोई ना कोई 1 तारीख वाला फैसला करे। माया को खाना पीना बहुत अच्छा लगता था और वो बहुत मोटी भी थी, जिस वजह से उसका रिश्ता ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी आ रही थी। रिया ने भी अपनी ननद को छेड़ते हुए कहा, तो ननद जी, क्या आप भी वो बोलेंगी जो हम सुनने के लिए इतना ज्यादा बेताब हो रहे हैं? आप इस 1 तारीख को क्या करने वाली हैं? बस भी करिए, बच्ची की जान लेंगे क्या? ठीक है, मैं भी यही फैसला करती हूँ कि इस 1 तारीख से बहुत अच्छी डाइट करूंगी और अपनी हेल्थ का ध्यान रखूंगी
और अपने आप को मेंटेन रखूंगी और किसी को कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ये बात तो बहुत अच्छी है माया दीदी। अगर आपने अपने आप को मेंटेन रखा तो इससे आपको भी अच्छे घर का लड़का मिलेगा शादी के लिए, और हमारे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तभी अरुण और अतुल बोलते हैं, जब सब लोग इस 1 तारीख पर कुछ ना कुछ नया करने को तैयार है तो हम पीछे कैसे रह सकते हैं। हम दोनों भी फैसला करते हैं कि अब से 1 तारीख से सही समय पर ऑफिस जाएंगे ताकि हमारा काम भी बढ़ जाए। तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है अरुण। हम लोग भी 4-5 दिन अच्छे से आराम करेंगे और उसके बाद टाइम से ऑफिस जाया करेंगे। इस 1 तारीख से हम लोग भी अपने अंदर चेंज लेकर आएंगे ताकि हमारा बिजनेस और ज्यादा बढ़ जाए। पूरा परिवार बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उसके बाद खाना खाने के बाद अपने अपने कामों पर चला जाता है। वहीं रिया और निधि अपनी रसोई में वापस अपना अपना काम करने आती हैं और रिया कहती है, आपको क्या लगता है, क्या सच में ये लोग सुधर जाएंगे और इस 1 तारीख से खुद को पूरी तरह से बदल देंगे? ये तो बाद में ही पता चलेगा। अभी तो 1 तारीख आने में कुछ दिन बाकी है, देखते हैं क्या होता है। अगर इन सब ने अपने आप को बदल लिया तब तो मजा आ जाएगा। सच में हमारे परिवार में तो सब चीजें सुधर जाएंगी सिर्फ एक छोटे से 1 तारीख से। अभी कुछ समय बीता ही था कि तभी रिया रात के समय जो अपने कमरे में जा रही होती है, तभी डोरबेल बजती है। वो जाकर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि खाने का ऑर्डर डिलीवर करने वाला आया हुआ था। मैडम, ये पार्सल है, ये माया जी के लिए आया है। इसमें मोमोज, पिज्जा है और इसकी पेमेंट पहले से हो चुकी है। लेकिन माया ने तो फैसला किया कि वो बाहर का बिल्कुल भी नहीं खाया करेगी और उसने आज रात को ही ये सब मंगा लिया। सुबह ही तो उसने बोला था कि वो ये सब कुछ खाना छोड़ देगी। मैडम, ये सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने बोला है कि 1 तारीख तक उन्हें रोज अपने घर पर ये सब डिलीवरी चाहिए और आप ही ले लीजिए। उन्हें बोल देना कि मुझे अच्छी रेटिंग दे दे। ठीक है भैया, मैं उन्हें बोल दूंगी। रिया ये बोलकर खाने का ऑर्डर ले लेती है और उसके बाद दरवाजा बंद कर देती है। वो तुरंत ही माया के कमरे में जाती है जो कि पहले से चिप्स खा रही थी। माया उसे देखकर कहती है, भाभी, अच्छा हुआ आप ये ऑर्डर लेकर आ गई। मैं भी नीचे ही आ रही थी, फिर मैंने सोचा कि चिप्स का पैकेट खत्म कर लूं फिर आऊंगी। ये सब क्या है माया? तुम तो बोल रही थी कि तुम अपनी डाइट पर ध्यान दोगी और तुमने अभी से ये सारा खाना ऑर्डर कर लिया और डिलीवरी वाले को ये भी बोला है कि रोज तुम्हारे लिए ये सब कुछ लेकर आए। नहीं नहीं भाभी, आप गलत बोल रही हो। मैंने डिलीवरी वाले को बोला है रोज ये सब लेकर आए, लेकिन सिर्फ 1 तारीख तक। वो क्या है ना, हमने अपने आप को 1 तारीख को बदलने की सोची है और अभी तो 1 तारीख आने में 3-4 दिन है, तो मैंने सोचा इतने ही 3-4 दिन अपनी मर्जी से सब कुछ खाऊंगी ताकि मेरे सारे शौक पूरे हो सके। बहुत ज्यादा सोचती हो यार तुम। अगर इस तरह खाओगी तो 1 तारीख को भी तुम्हें बाहर का खाने का मन करेगा, फिर क्या करोगी? नहीं भाभी, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने तो सोच लिया है कि इस 1 तारीख से खुद को बदलना है तो मतलब खुद को बदलना है, कुछ भी हो जाए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। रिया भी अब अपनी ननद से बहस नहीं करती है और अपने कमरे में चली जाती है। तो वही निधि अपने पति अतुल के साथ अपने कमरे में थी। अतुल अलार्म क्लॉक का अलार्म बंद कर देता है। ये देखकर निधि कहती है, ये सब क्या है अतुल? तुम अलार्म क्यों बंद कर रहे हो? इस तरह तो तुम्हें सुबह उठने में दिक्कत आएगी। सुबह ऑफिस जाना नहीं है क्या? ऑफिस जाना है ना निधि, लेकिन सुबह ही तो हम सब लोगों ने डिसाइड किया है कि 1 तारीख से हम समय पर ऑफिस जाया करेंगे और अभी तो 1 तारीख आने में कुछ दिन बाकी है, तो मैंने सोचा कि इतने दिन अलार्म क्लॉक को बंद कर देता हूँ, क्योंकि मैं कुछ दिन आराम से सोऊंगा और उसके बाद समय से ऑफिस जाऊंगा। अतुल, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। 1 तारीख से क्या होता है? तुम कल से भी तो ऑफिस टाइम से जा सकते हो ना। तारीख बदलने से नेचर थोड़ी ना बदल जाता है। नहीं निधि, तुम तो जानती हो कि मैं शुरू से हमेशा भैया की तरह लेट ऑफिस जाता हूँ, लेकिन मैंने सोचा है कि इस बार मैं खुद को बदल के रहूंगा और समय से ऑफिस जाया करूंगा। तो ये बचे हुए साल के 2-4 दिन मैं थोड़ा आलस करना चाहता हूँ, आराम से ऑफिस जाना चाहता हूँ और अपनी जिंदगी को थोड़ा रिलैक्स से जीना चाहता हूँ। उसके बाद 1 तारीख से मैं बहुत ज्यादा सीरियस हो जाऊंगा। ठीक है बाबा, जैसा आपका मन करे। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रही। अगर आपने ये सोचा है तो कुछ सोच समझ कर ही सोचा होगा। सो जाइए, वैसे भी आपको तो लेट उठने की आदत हो गई है। निधि और अतुल सो जाते हैं और सच में ऐसा ही होता है। अतुल सुबह के 11 बजे तक सोता रहता है। वहीं अब निधि और रिया मिलकर घर का सारा काम खत्म कर लेती है और जैसे ही दोपहर में दोनों बच्चे स्कूल से घर आते हैं तो निधि और रिया दोनों से कहती है, चलो अब तुम दोनों हाथ मुंह धो और होमवर्क करने बैठ जाओ, फिर शाम को ट्यूशन भी तो जाना है ना। अरे नहीं मम्मी, अब हम 3-4 दिन ट्यूशन नहीं जाएंगे और अभी तो हम कपड़े चेंज करके खाना खाकर खेलने के लिए जाएंगे। आपको पता है ना, हम लोग पार्क में एक छोटा सा मैच कर रहे हैं। पर ये तो गलत है ना चिंकू, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम्हारे टेस्ट भी आने वाले हैं और 5 जनवरी से तो तुम्हारा टेस्ट है ना, और तुम खेलने की बात कर रहे हो।
वो क्या है ना, हमने सोचा है घर के सभी बड़े लोगों की तरह हम भी अपने आप को 1 तारीख से बदलेंगे। और अभी तो 1 तारीख आने में समय है, इसलिए हम इन बचे हुए दिनों में बहुत अच्छे से खेलेंगे, जिसके बाद बहुत अच्छे बच्चों की तरह सीरियस हो जाएंगे। मम्मी, अब आप जल्दी से हमारे लिए खाना लगा दो, हम चेंज करके आते हैं। उसके बाद खाना खाने के बाद हमें खेलने जाना है, शाम को हमारा कैरम का मैच है, जिसके बाद हम बैडमिंटन भी खेलेंगे। रिया, इन लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। जब घर के बड़े ही हमारी बात नहीं सुन रहे तो बच्चे क्या हैं। इन लोगों को खाना लगा कर देते हैं। कुछ दिन की ही तो बात है, देखते हैं बच्चों के साथ इन बड़ों की भी 1 तारीख आती है या नहीं। निधि और रिया अब अपने दोनों बच्चों को खाना लगा कर देती है, जिसके बाद वो लोग अपना काम करने लगती है। दोपहर के समय धूप अच्छी थी और वो दोनों अपनी सास ससुर के लिए चाय बनाकर लेकर जाती है और निधि कहती है, माँ जी, धूप बहुत अच्छी है। आप पापा जी को लेकर बाहर पार्क चले जाइए, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और टहल भी लेंगे। आपने भी तो बोला था ना कि अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। बहू, हमने अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन 1 तारीख से कहा था। अभी तो 1 तारीख आने में समय है ना, इसीलिए हमने सोचा है कि थोड़ा आराम कर ले, थोड़ा शरीर को ढील दे दे। हाँ बहू, इस 1 तारीख से तुम देखना, हम दोनों भी वो सोशल मीडिया पर जो फिटनेस फ्रीक बुड्ढा बुड्ढी होते हैं ना, उनकी तरह दिखेंगे। बहुत अच्छे से ध्यान रखने वाले हैं हम दोनों इस 1 तारीख से अपना। हमने तो शॉपिंग करने की भी सोची है ताकि हम फिट कपल लगे। ठीक है माँ जी, वैसे भी कुछ दिनों में 1 तारीख तो आएगी ही। देखते हैं आप दोनों अपनी बात पर कितने ज्यादा अटल रहते हैं। निधि और रिया अपने सास ससुर से कुछ भी नहीं कहती। शाम के 4-5 बजे के करीब दीपक के कुछ दोस्त उसे लेने के लिए आ जाते हैं और दीपक उन लोगों के साथ तैयार होकर बाहर जाने ही लगता है कि तभी निधि और रिया उसे भी टोक देती हैं और निधि कहती है, ये सब क्या है दीपक, तुम तो अपने लिए नौकरी देखने वाले थे ना। 1 तारीख को कोई जादू की नौकरी तो तुम्हें मिलेगी नहीं, अभी से ढूंढोगे तभी तो तुम 1 तारीख से नौकरी पर जा पाओगे। भाभी, मैंने आपसे ये भी कहा था कि 1 तारीख तक मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करने वाला हूँ, इसलिए मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए जा रहा हूँ। और रही नौकरी की बात, तो मैंने कई जगह पर मेल कर दिया है, जहाँ से भी जवाब आएगा वहां पर 1 तारीख से ज्वाइन कर लूंगा। वैसे भी मेरी पढ़ाई लिखाई अच्छी है, कहीं ना कहीं से तो जवाब आ ही जाएगा। हाँ दीपक, जाओ एंजॉय करो, वैसे भी 2 दिन के बाद में 1 तारीख है, देखती हूँ कि तुम्हारी 1 तारीख कब तक आती है। दीपक भी अब चला जाता है, जिसके बाद ऐसे ही 2 दिन गुजर जाते हैं। अब रिया और निधि के सारे घर वाले अपनी अपनी मर्जी से सारे काम किया करते और निधि और रिया भी 1 तारीख का इंतजार करने के लिए चुप बैठी हुई थी। 31 तारीख की रात 12 बजे पूरा परिवार साथ में केक कट करता है और एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामना देता है। उसके बाद सब अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। वहीं अगली सुबह 1 तारीख को रिया अपने पति अतुल के कान के पास अलार्म बजाती है और उसे जगाते हुए कहती है, उठ जाओ अतुल जी, सुबह हो गई है, आज तो आपको ऑफिस समय से जाना है ना। देखो मैंने आपको 8 बजे उठा दिया है। आपके नहाने का पानी गर्म हो गया है, मैंने नाश्ता बनाकर तैयार कर दिया है। आप नहाकर नाश्ता करके ऑफिस चले जाओ। सोने दो यार, कितनी ज्यादा ठंड लग रही है। वैसे भी रात को लेट सोए थे, आज मैं लेट जाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपने ही तो बोला था कि इस 1 तारीख से आप समय से ऑफिस जाया करेंगे। अब आप अपनी ही बात से पलट रहे हैं, ये बात तो गलत है ना। मैंने बोला था रिया कि मैं 1 तारीख से समय से ऑफिस जाऊंगा, लेकिन किस महीने की कौन सी 1 तारीख से बोला था ये तो नहीं बताया था। अभी मुझे सोने दो, मुझे बहुत ज्यादा थकान हो रही है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है ऑफिस जाने का। अतुल ये बोलकर सो जाता है और रिया समझ जाती है कि अतुल को उठाना बेकार है। वहीं निधि भी अरुण को उठाने की कोशिश करके परेशान हो गई थी। दोनों अब किसी तरह अपने बच्चों को तैयार करके स्कूल भेज देती हैं, जिसके बाद वो अपने सास ससुर के कमरे में जाती है और दरवाजा खटखटाती है। उनकी सास उबासी लेते हुए दरवाजा खोलती है और कहती है, क्या बात है बहू, सुबह सुबह कौन सा भूचाल आ गया जो तू हमें उठा रही है। माँ जी, आज सुबह से तो आप व्यायाम करने वाली थी, इसलिए हमने सोचा आप लोगों को उठा दें ताकि आप लोग मॉर्निंग वॉक पर चले जाएं। ये नए साल का चोला तुम लोग ही पहनो, हम लोग तो ये सब नहीं करने वाले। और वैसे भी 1 तारीख तो हर महीने आती है, किसी और 1 तारीख को कर लेंगे हम लोग। अब हमारा दरवाजा मत बजाना, वैसे भी लेट से सोए थे, हमें नींद आ रही है। सारिका फिर से सोने के लिए चली जाती है। वहीं माया को कॉलेज जाना था, इसलिए वो तैयार होकर नीचे आ जाती है और निधि और रिया उसके आगे ओट्स रख देती है। ओट्स देखकर माया कहती है, भाभी आपने ओट्स बनाए हैं क्या? कुछ और खाने को नहीं है क्या, जैसे पोहे या पराठे? आपने ही तो बोला था दीदी कि इस 1 तारीख से आप बहुत अच्छी डाइट करने वाली हो और आपको हेल्दी खाना चाहिए, इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल ओट्स बनाए हैं। भाभी, मुझे तो इस घर में कोई भी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा करते हुए नहीं दिख रहा, फिर मैं क्यों करूं? एक काम करो, मुझे पराठे ही दे दो, ये ओट्स तो मेरे गले से नीचे भी नहीं उतरेगा।
माया भी पराठे ही खा लेती है और चली जाती है। वहीं दीपक भी जब थोड़ी देर में नीचे आता है तो वो अपने सिर को खुजाते हुए कहता है, 1 तारीख से मुझे नौकरी पर जाना तो था, लेकिन किसी का मेल ही नहीं आया। अब मैं किसी कंपनी में जबरदस्ती नौकरी पर तो नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, मैं किसी और महीने की 1 तारीख से नौकरी ज्वाइन कर लूंगा। अभी मैं अपने दोस्तों के साथ पार्क में घूमने के लिए जा रहा हूँ। शाम तक आ जाऊंगा क्योंकि हम आउट ऑफ दिल्ली जा रहे हैं। दीपक भी ये बोलता है और अपनी दोनों भाभियों के पैर छूकर तुरंत ही वहां से भाग जाता है। जिसके बाद जब दोनों बच्चे घर आते हैं तो रिया कहती है, आज से तुम दोनों का खेलना बंद, क्योंकि तुम दोनों ने वादा किया था कि नए साल से अपने आप को बदल कर दिखाओगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करोगे। मम्मी, जब घर में कोई बड़ा ही आपकी बात नहीं मान रहा तो हम कैसे मान सकते हैं? हमें ही तो अभी खेलना चाहिए। हम तो अभी बच्चे हैं ना, खेलेंगे कूदेंगे नहीं तो हमारी हाइट कैसे बढ़ेगी, हम फिट कैसे रहेंगे? दोनों बहुएं ये समझ जाती है कि परिवार का कोई भी सदस्य बदलने वाला नहीं है। भले ही नया साल आ गया है, लेकिन उनका ससुराल वही पुराना था, पुरानी आदतों के साथ। और शायद उन्हें पहले से इस बात का अंदाजा भी हो गया था। अब वे आगे कुछ भी नहीं कहती और अपना काम करने लगती हैं। उन्हें समझ में आ गया था कि उनके ससुराल वालों में से कोई भी बदलने वाला नहीं है और ऐसा ही होता है, लेकिन धीरे धीरे वे उन्हें कुछ भी समझाती नहीं है, बल्कि खुद ही समझ जाती है कि ये लोग नहीं सुधरेंगे।